इकाई 1 विविधता डाइवर्सिटी। अध्याय 1 विविधता की समझ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। कोर कॉन्सेप्ट। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ खान पान, भाषा, धर्म अलग हैं। विविधता और असमानता इनइक्वालिटी में अंतर होता है। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान और केरल तटीय क्षेत्र के उदाहरण से भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रभाव को समझाया गया है। प्रश्न 1 विविधता बनाम असमानता, जाति व्यवस्था और गरीबी विविधता के उदाहरण क्यों नहीं हैं? उत्तर व थ्योरी। जाति व्यवस्था और अमीरी गरीबी असमानता इनइक्वालिटी या गैर बराबरी के उदाहरण हैं, विविधता के नहीं। विविधता का मतलब सांस्कृतिक, भाषा या धार्मिक अंतर से है, जबकि असमानता का मतलब अवसरों, संसाधनों और धन की कमी से है, जैसे एक व्यक्ति को स्कूल जाने का मौका मिलना और दूसरे को न मिलना। प्रश्न 2 भौगोलिक कारक। लद्दाख। लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है और वहां कौन सा प्रसिद्ध ऊन पाया जाता है? उत्तर व थ्योरी। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन बहुत कीमती होता है और इससे बनी पश्मीना शॉलें दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 3 धार्मिक विविधता। लद्दाख। लद्दाख के रास्ते भारत में कौन से दो प्रमुख धर्मों, संस्कृतियों का प्रभाव फैला? उत्तर व थ्योरी। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ लगभग 400 साल पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई और आज यहाँ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। प्रश्न 4 केरल की भौगोलिक स्थिति। केरल भारत के किस कोने में स्थित है और यह किन दो चीजों से घिरा हुआ है? उत्तर व थ्योरी। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में है। यह एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसाले उगाए जाते हैं। प्रश्न 5 केरल में विदेशी प्रभाव। केरल में सबसे पहले कौन से विदेशी व्यापारी आए और उन्होंने क्या प्रभाव डाला? उत्तर व थ्योरी। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए, जिससे भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। इब्न बतूता ने भी यहाँ के मुसलमानों के जीवन पर लिखा है। वास्को डी गामा पुर्तगाली ने यहीं से भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। प्रश्न 6 केरल और लद्दाख की तुलना। केरल और लद्दाख की संस्कृतियों में क्या समानता है? उत्तर व थ्योरी। दोनों क्षेत्रों का भूगोल बिल्कुल अलग है। एक बर्फीला पहाड़, दूसरा तटीय इलाका, लेकिन दोनों का इतिहास समान है। दोनों ही क्षेत्रों पर चीनी और अरब व्यापारियों का सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। प्रश्न 7 चीनावाला और चीना चट्टी। केरल में चीनावाला और चीना चट्टी शब्द किस चीज से जुड़े हैं? उत्तर व थ्योरी। केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल होते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीनावाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। ये दर्शाता है कि यहाँ कभी चीन का प्रभाव रहा होगा। प्रश्न 8 अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया और यह कब उभर कर आया? उत्तर व थ्योरी। यह विचार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह एकता खुलकर सामने आई जब विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रश्न 9 राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा रचित है और यह क्या अभिव्यक्त करता है? उत्तर व थ्योरी। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ये भारतीय विविधता और उसकी एकता की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। प्रश्न 10 केरल का प्रसिद्ध त्योहार। केरल में मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार नाव प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर व थ्योरी। ओणम। ओणम केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसका एक विशेष आकर्षण नाव प्रतियोगिता बोट रेस है। अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कोर कॉन्सेप्ट। जब हम विविधता को स्वीकार नहीं करते तो पूर्वाग्रह प्रेजुडिस और रूढ़िबद्ध धारणाएं स्टेरियोटाइप्स जन्म लेती हैं, जिससे भेदभाव और अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी पैदा होती है। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के माध्यम से समानता के अधिकार को समझाया गया है। प्रश्न 1 पूर्वाग्रह प्रेजुडिस। पूर्वाग्रह का वास्तविक अर्थ क्या है और यह समाज को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर व थ्योरी। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई नकारात्मक राय बना लेते हैं और उसे हीन समझते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे ये सोचना कि अंग्रेजी बोलने वाले ही समझदार होते हैं और ग्रामीण लोग अंधविश्वासी होते हैं। प्रश्न 2 रूढ़िबद्ध धारणा स्टेरियोटाइप। रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं और इसका एक आम उदाहरण क्या है? उत्तर व थ्योरी। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि या खांचे में बांध देते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं को देखने से रोकती है। प्रश्न 3 भेदभाव का कारण। भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन
कब होता है? उत्तर व थ्योरी। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। किसी को कुएं से पानी न लेने देना, किसी खास नौकरी से रोकना या धर्म के आधार पर किराए पर मकान न देना भेदभाव है। प्रश्न 4, आर्थिक आधार पर भेदभाव क्या आर्थिक असमानता, गरीबी, विविधता का हिस्सा है? उत्तर व थ्योरी। नहीं, गरीबी विविधता नहीं बल्कि गैर बराबरी है। लेकिन गरीब होने के कारण अस्पतालों, स्कूलों और दफ्तरों में लोगों के साथ जो बुरा व्यवहार होता है वह आर्थिक भेदभाव का रूप है। प्रश्न 5, दलित शब्द का अर्थ। दलित शब्द का क्या अर्थ है और सरकार इन्हें किस श्रेणी में रखती है? उत्तर व थ्योरी। दलित का अर्थ है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। ये शब्द नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सरकार इन्हें कानूनी भाषा में अनुसूचित जाति एससी कहती है। प्रश्न 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है और उन्होंने किस समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी? उत्तर व थ्योरी। इन्हें भारतीय संविधान का पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने महार जाति में जन्म लिया था जिसे अछूत माना जाता था। उन्होंने दलितों को शिक्षा और समानता के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 7, ऐतिहासिक घटना। कोरेगांव 1901 में डॉक्टर अंबेडकर के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव स्टेशन पर क्या घटना हुई थी? उत्तर व थ्योरी। बचपन में स्टेशन मास्टर ने उनकी अच्छी पोशाक देखकर बात की, लेकिन जैसे ही पता चला कि वे महार जाति के हैं, स्टेशन मास्टर का व्यवहार बदल गया। बैलगाड़ी वालों ने भी पैसे लेकर भी उन्हें ले जाने से मना कर दिया। ये घटना दिखाती है कि छुआछूत केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथा थी। प्रश्न 8, समानता के लिए संघर्ष। आजादी की लड़ाई में सिर्फ अंग्रेजों से आजादी का लक्ष्य नहीं था, बल्कि समाज के भीतर कौन सा दूसरा संघर्ष चल रहा था? उत्तर व थ्योरी। वह संघर्ष था समानता का संघर्ष। दलितों ने मंदिरों में प्रवेश के लिए, महिलाओं ने शिक्षा के अधिकार के लिए और किसानों आदिवासियों ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रश्न 9, संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुसार छुआछूत अनटचेबिलिटी की क्या स्थिति है? उत्तर व थ्योरी। संविधान ने छुआछूत को एक अपराध घोषित किया है और इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कानूनन अब सभी लोग समान हैं और अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रश्न 10, धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? उत्तर व थ्योरी। क्योंकि यहां संविधान सभी धर्मों को समान मानता है। सरकार का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने की पूरी आजादी है। इकाई 2, सरकार गवर्नमेंट। अध्याय 3, सरकार क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? कोर कॉन्सेप्ट। सरकार के कार्य, उसके स्तर, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय, कानून बनाने की शक्ति और सरकार के प्रकार, लोकतंत्र बनाम राजतंत्र। लोकतांत्रिक सरकार में मताधिकार का संघर्ष, सफरेज मूवमेंट, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न 1, सरकार के कार्य। सरकार के मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर व थ्योरी। देश के लिए नियम व कानून बनाना, सीमा की सुरक्षा करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, जैसे गरीबों के लिए कार्यक्रम, सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाना, और प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाना। प्रश्न 2, सरकार के स्तर। भारत में सरकार कितने स्तरों पर काम करती है? उत्तर व थ्योरी। सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर, गांव, शहर या मोहल्ला। राज्य स्तर, पूरे राज्य जैसे यूपी या बिहार के लिए। राष्ट्रीय स्तर, पूरे देश के लिए। प्रश्न 3, सरकार और कानून। सरकार के पास कानून बनाने के अलावा और कौन सी शक्ति होती है जो उसे प्रभावी बनाती है? उत्तर व थ्योरी। सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति के साथ साथ कानून को लागू करने, मानने के लिए बाध्य करने की शक्ति भी होती है, जैसे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जेल या जुर्माना होना। प्रश्न 4, अदालत की भूमिका। यदि किसी नागरिक को लगे कि सरकार या किसी कानून द्वारा उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? उत्तर व थ्योरी। वह अदालत, कोर्ट जा सकता है। अदालत के पास ये शक्ति है कि वह सरकार को कानून का पालन करने का आदेश दे। प्रश्न 5, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सरकार को शक्ति कौन देता है और सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? उत्तर व थ्योरी। लोकतंत्र में जनता चुनाव के माध्यम से सरकार को शक्ति देती है। सरकार को अपने निर्णयों और कदमों की सफाई जनता को देनी होती है। वह जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होती है। प्रश्न 6, राजतंत्र मॉनर्की। राजतंत्र और लोकतंत्र में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर व थ्योरी। राजतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। राजा को अपने निर्णयों के लिए न तो किसी को सफाई देनी पड़ती है और न ही वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। प्रश्न 7, प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज के समय में प्रतिनिधि लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर व थ्योरी।
आधुनिक लोकतंत्रों में जनता सीधे शासन में भाग नहीं लेती, बल्कि चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये प्रतिनिधि मिलकर पूरी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। प्रश्न 8, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इस अवधारणा का क्या अर्थ है? उत्तर व थ्योरी। इसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों 18 वर्ष या उससे अधिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति, धर्म, शिक्षा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसके बिना कोई भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं कहला सकती। प्रश्न 9, सफरेज मूवमेंट, महिला मताधिकार आंदोलन, सफरेज मूवमेंट क्या था और इसे ये नाम क्यों मिला? उत्तर व थ्योरी। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप और अमेरिका में महिलाओं ने वोटिंग के अधिकार के लिए जो संघर्ष किया, उसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। अमेरिका में महिलाओं को 1920 में और ब्रिटेन में 1928 में यह अधिकार मिला। प्रश्न 10, गांधी जी के विचार, यंग इंडिया। गांधी जी ने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में मताधिकार के बारे में क्या चिंता जताई थी? उत्तर व थ्योरी। गांधी जी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि सिर्फ संपत्ति वाले या शिक्षित पुरुषों को ही वोट का अधिकार मिले। उन्होंने कहा था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक गरीब आदमी जिसने चरित्र बनाया है पर संपत्ति नहीं, उसे वोट का अधिकार न मिले। अध्याय 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, को कॉन्सेप्ट। यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष की कहानी से शुरू होता है। ये समझाता है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी, पार्टिसिपेशन, विवादों का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता क्यों जरूरी है। प्रश्न 1, रंगभेद अपार्टाइड। रंगभेद की नीति से क्या तात्पर्य है और यह कहाँ लागू थी? उत्तर व थ्योरी। रंगभेद का अर्थ है त्वचा के रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। यह नीति दक्षिण अफ्रीका में लागू थी, जहां श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले और भारतीय मूल के लोगों को अलग अलग रखा जाता था और अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। प्रश्न 2, नेल्सन मंडेला और अंक। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में किसका मुख्य योगदान था? उत्तर व थ्योरी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, अंक और उनके नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, जहां सभी नस्लों के लोगों को बराबर माना गया। प्रश्न 3, भागीदारी का तरीका, चुनाव। लोकतंत्र में लोग अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं और सरकार का कार्यकाल निश्चित होना क्यों जरूरी है? उत्तर व थ्योरी। लोग चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। सरकार का कार्यकाल, जैसे भारत में 5 वर्ष, निश्चित होता है ताकि सरकार को पता रहे कि अगर उसने जनता की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया तो अगले चुनाव में जनता उसे हटा देगी। प्रश्न 4, भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव में वोट देने के अलावा नागरिक सरकार के फैसलों में कैसे भाग ले सकते हैं? उत्तर व थ्योरी। लोग धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया, अखबार और टीवी भी जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के माध्यम हैं। प्रश्न 5, विवादों का समाधान, हिंसक संघर्ष। लोकतंत्र में विवादों या संघर्षों को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है और क्यों? उत्तर व थ्योरी। जब अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों या क्षेत्रों के लोगों के बीच तालमेल नहीं बैठता तो विवाद होते हैं। लोकतंत्र में इन विवादों को कानून के दायरे में सुलझाने की जिम्मेदारी सरकार, विशेषकर पुलिस और न्यायपालिका की होती है, ताकि हिंसा न फैले। प्रश्न 6, धार्मिक जुलूस और सरकार। धार्मिक जुलूसों या त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की क्या भूमिका होती है? उत्तर व थ्योरी। जब विभिन्न समुदायों के जुलूस निकलते हैं तो टकराव का डर रहता है। ऐसे में पुलिस मुख्य भूमिका निभाती है। वो सभी पक्षों से बात करके जुलूस का मार्ग तय करती है ताकि शांति बनी रहे। प्रश्न 7, नदी जल विवाद। राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर होने वाले विवादों को कौन सुलझाता है? जैसे कावेरी नदी विवाद। उत्तर व थ्योरी। नदी जल विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद। चूंकि ये 2 राज्यों का मामला है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि पानी का न्यायसंगत बंटवारा हो सके। प्रश्न 8, समानता और न्याय का संबंध। लोकतंत्र के 2 सबसे केंद्रीय विचार कौन से हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते? उत्तर व थ्योरी। समानता, इक्वालिटी, और न्याय, जस्टिस। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना समानता के न्याय नहीं मिल सकता और बिना न्याय के समानता अधूरी है। प्रश्न 9, अस्पृश्यता और न्याय। संविधान द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत पर रोक लगाना न्याय की दिशा में कैसा कदम है? उत्तर व थ्योरी। यह न्याय स्थापित करने का एक बड़ा उदाहरण है। पहले एक बड़े समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात के साधनों से वंचित रखा गया था। कानूनन रोक लगाने के बाद ही उन्हें सामाजिक न्याय मिल पाया। प्रश्न 10, विशेष प्रावधान। बालिकाओं के लिए
सरकार समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच के भेदभाव को दूर करने के लिए क्या विशेष कदम उठाती है? उत्तर व थ्योरी। समाज में लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व देने की प्रवृत्ति को बदलने के लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है। उदाहरण के लिए, सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में लड़कियों की फीस माफ करना या कम करना, ताकि माता पिता उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हों। इकाई 3, स्थानीय सरकार और प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अध्याय 5, पंचायती राज, कोर कॉन्सेप्ट। ये ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर, पंचायत के 3 स्तर और पंचायत की आमदनी के स्रोतों को समझना यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा किसे कहते हैं और इसका सदस्य कौन बन सकता है? उत्तर व थ्योरी। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। प्रश्न 2, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है और वार्ड क्या है? उत्तर व थ्योरी। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र कई छोटे क्षेत्रों में बंटा होता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। हर वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के सभी लोग मिलकर सरपंच, पंचायत मुखिया को चुनते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर 5 साल के लिए ग्राम पंचायत बनाते हैं। प्रश्न 3, पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सचिव का चुनाव कैसे होता है और उसके मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर व थ्योरी। पंचायत सचिव का चुनाव जनता नहीं करती, बल्कि वो सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होता है। उसका मुख्य कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और बैठकों में जो भी चर्चा या निर्णय हुए हों, उनका रिकॉर्ड, मिनट्स रखना है। प्रश्न 4, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में संबंध। ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? उत्तर व थ्योरी। ग्राम सभा एक तरह से विधायिका, पार्लियामेंट की तरह है और ग्राम पंचायत कार्यपालिका की तरह। ग्राम पंचायत अपने सारे काम ग्राम सभा के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को पैसों का गलत इस्तेमाल करने और गलत काम करने से रोकती है। वो चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है। प्रश्न 5, ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? उत्तर व थ्योरी। गांव में सड़कों, नालियों, स्कूलों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर, टैक्स लगाना और इकट्ठा करना, और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। प्रश्न 6, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए धन कहां से मिलता है? उत्तर व थ्योरी। 1, घरों, बाजारों आदि पर लगाए जाने वाले करों से मिलने वाली राशि। 2, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत से आती है। 3, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। प्रश्न 7, पंचायती राज के 3 स्तर। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? उत्तर व थ्योरी। 73वें संविधान संशोधन के तहत इसके 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखंड ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। प्रश्न 8, जिला परिषद के कार्य। जिला परिषद का मुख्य काम क्या होता है? उत्तर व थ्योरी। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ये पंचायत समितियों की मदद से सभी ग्राम पंचायतों में मिलने वाली धनराशि के वितरण की व्यवस्था की देखरेख करती है। प्रश्न 9, संवैधानिक निर्देश। क्या पूरे देश के सभी राज्यों में पंचायती राज के नियम बिल्कुल एक जैसे हैं? उत्तर व थ्योरी। संविधान में दिए गए निर्देशों के दायरे में हर राज्य को अपने पंचायती राज कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए राज्यों में कुछ नियम, जैसे चुनाव की तारीखें या सीटें, थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा त्रिस्तरीय एक जैसा रहता है। प्रश्न 10, ग्राम सभा की समितियां। कुछ राज्यों में ग्राम सभा निर्माण और विकास समितियां क्यों बनाती है? उत्तर व थ्योरी। काम को बेहतर ढंग से करने के लिए ग्राम सभा समितियां, जैसे निर्माण समिति, बनाती है। इनमें कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए विशेष प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। अध्याय 6, ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, को कॉन्सेप्ट। गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जमीन के रिकॉर्ड रखने के लिए राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भूमिका। यहां पटवारी और हिंदू अधिनियम धारा 2005 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्रश्न 1, थाने का कार्यक्षेत्र जुरिस्डिक्शन। गांव में लड़ाई झगड़ा या चोरी होने पर किस पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? उत्तर व थ्योरी। हर पुलिस थाने का एक निश्चित कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग केवल अपने क्षेत्र के थाने में ही मामले की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र के थाने में नहीं।
प्रश्न 2, पटवारी लेखपाल कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता है? उत्तर व थ्योरी। इस कर्मचारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी या कानूनगो। पटवारी का मुख्य काम जमीन को नापना और उसका राजस्व, लगान, टैक्स रिकॉर्ड रखना है। प्रश्न 3, पटवारी के मुख्य कार्य। पटवारी के 2 सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं? उत्तर व थ्योरी। 1, जमीन के नक्शे और रिकॉर्ड खसरा को समय समय पर अपडेट करना, क्योंकि किसान फसल बदलते रहते हैं या कुएं खोदते हैं। 2, किसानों से भूमि कर लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना और सरकार को अपने क्षेत्र की फसलों के बारे में जानकारी देना। प्रश्न 4, खसरा रिकॉर्ड क्या है? पटवारी के पास मौजूद खसरा नामक रिकॉर्ड से क्या जानकारी मिलती है? उत्तर व थ्योरी। खसरा एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें यह दर्ज होता है कि कौन सी जमीन का टुकड़ा किसका है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उस पर कौन सी फसल उगाई गई है और क्या उस पर कोई कुआं या पेड़ है। यह विवादों को सुलझाने में मुख्य सबूत होता है। प्रश्न 5, राजस्व विभाग का ढांचा। जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन का मुखिया कौन होता है और पटवारी किसके तहत काम करते हैं? उत्तर व थ्योरी। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। कलेक्टर के नीचे तहसीलदार या उपमंडलाधिकारी, एसडीएम होते हैं। तहसीलदार के अधीन पटवारी काम करते हैं। तहसीलदारों का काम पटवारियों के काम का निरीक्षण करना और जमीन के विवादों को सुनना है। प्रश्न 6, जाति प्रमाण पत्र। विद्यार्थियों या नागरिकों को जाति या निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? उत्तर व थ्योरी। राजस्व विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से तहसीलदार के दफ्तर से जमीन के रिकॉर्ड देखे जाते हैं और वहीं से विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। प्रश्न 7, नया कानून। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू अधिनियम 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ने महिलाओं के जीवन में क्या बड़ा बदलाव किया? उत्तर व थ्योरी। इस नए कानून के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन, पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। इससे पहले बेटियों को खेती की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। ये कानून भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। प्रश्न 8, मापन तकनीक। पटवारी खेतों को नापने के लिए किस लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं? उत्तर व थ्योरी। कई जगहों पर खेतों को नापने के लिए पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहा जाता है। प्रश्न 9, रिकॉर्ड की कॉपी का अधिकार। क्या किसानों को अपनी जमीन के रिकॉर्ड या नक्शे की कॉपी पाने का कानूनी अधिकार है? उत्तर व थ्योरी। हाँ, किसानों को अपनी जमीन का रिकॉर्ड और नक्शा पाने का पूरा कानूनी अधिकार है। इसके लिए वे एक छोटी सी फीस देकर पटवारी से कॉपी ले सकते हैं। आजकल कई राज्यों में ये रिकॉर्ड कंप्यूटर पर ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दिया गया है। प्रश्न 10, सार्वजनिक सेवाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और राजस्व के अलावा अन्य कौन सी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं काम करती हैं? उत्तर व थ्योरी। दूध उत्पादक समितियां, डेयरी, राशन की दुकान, पीडीएस, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। ये सभी ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अध्याय 7, नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। कोर कॉन्सेप्ट। शहरों का प्रशासन गांवों से बड़ा और जटिल होता है। यहां नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड काउंसिलर, पार्षद और प्रशासनिक कमिश्नर, आयुक्त के बीच शक्तियों के बंटवारे को समझना केंद्रीय बिंदु है। प्रश्न 1, नगर निगम बनाम नगर पालिका। बड़े शहरों और छोटे कस्बों के प्रशासनिक संस्थानों के नामों में क्या अंतर होता है? उत्तर व थ्योरी। बड़े शहरों के प्रशासन को संभालने वाली संस्था को नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, जबकि छोटे शहरों या कस्बों में इसे नगर पालिका, म्युनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। प्रश्न 2, वार्ड पार्षद वार्ड काउंसिलर। वार्ड पार्षद कौन होता है और उसका चुनाव कैसे होता है? उत्तर व थ्योरी। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से जनता द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे वार्ड पार्षद, वार्ड काउंसिलर कहते हैं। यह एक निर्वाचित राजनीतिक पद है। प्रश्न 3, पार्षदों की समितियां, कमिटीज। शहर के बड़े और जटिल फैसले जैसे नया अस्पताल कहां बनेगा कौन लेता है? उत्तर व थ्योरी। पार्षदों के समूह मिलकर विभिन्न समितियां, कमिटीज बनाते हैं जो बस स्टैंड, कचरा संग्रहण या पानी जैसे विशिष्ट मुद्दों पर बहस करती हैं और निर्णय लेती हैं। प्रश्न 4, निगम आयुक्त, कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर। पार्षदों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का काम किसका होता है? उत्तर व थ्योरी। निर्णयों को लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों का होता है। आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। यह एक आईएएस अधिकारी होते हैं, जबकि पार्षद जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न 5, नगर निगम के कार्य।
नगर निगम शहर के नागरिकों के लिए क्या क्या कार्य करता है? उत्तर व थ्योरी। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, कचरा इकट्ठा करना, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सड़कों व बाजारों की सफाई करना और शहर में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए दवाइयों का छिड़काव करना। स्कूल, पार्क और पुस्तकालय खोलना भी इसी का काम है। प्रश्न 6। नगर निगम की आय का स्रोत। नगर निगम इतने सारे कामों के लिए पैसा कहां से लाता है? उत्तर व थ्योरी। नगर निगम नागरिकों पर विभिन्न प्रकार के कर, टैक्स लगाता है, जैसे संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कुल आय का 25-30% होता है, पानी एवं अन्य सेवाओं पर कर, मनोरंजन कर, सिनेमा टिकट पर और दुकानों पर व्यावसायिक कर। इसके अलावा सरकार से बड़ी मात्रा में अनुदान, ग्रांट्स मिलता है। प्रश्न 7। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। नगर निगमों में कचरा उठाने के काम में खासगीकरण या सब कॉन्ट्रैक्टिंग से क्या तात्पर्य है? उत्तर व थ्योरी। जब नगर निगम कचरा जमा करने और निपटाने के काम के लिए निजी कंपनियों को ठेके, कॉन्ट्रैक्ट पर रखता है तो इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। इससे सरकारी खर्च तो कम होता है, लेकिन निजी ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले मजदूरों को कम वेतन मिलता है और सुरक्षा नहीं मिलती। प्रश्न 8। ऐतिहासिक उदाहरण। सूरत का प्लेग 1994 में गुजरात के सूरत शहर में प्लेग क्यों फैला था और उससे क्या सीख मिली? उत्तर व थ्योरी। सूरत उस समय भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। कचरा साफ न होने से वहां प्लेग, हवा से फैलने वाली बीमारी, फैल गया, जिससे कई लोगों की जान गई। इसके बाद नगर निगम ने मुस्तैदी दिखाई और आज सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। सफाई व्यवस्था किसी भी शहरी प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रश्न 9। नागरिकों का विरोध, सामुदायिक विरोध। यदि किसी वार्ड में कचरा नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा है तो नागरिक अपनी शिकायत कहां दर्ज करा सकते हैं? उत्तर व थ्योरी। नागरिक इकट्ठा होकर अपने वार्ड पार्षद के पास जा सकते हैं और विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। पार्षद इस मुद्दे को निगम की बैठक में उठाता है और वार्ड इंजीनियर या अधिकारियों से काम करवाने का दबाव बनाता है। प्रश्न 10। वार्ड की आंतरिक समस्याएं। किसी एक वार्ड के भीतर की बिजली या पानी की समस्या को हल करने का निर्णय कौन लेता है? उत्तर व थ्योरी। जब समस्याएं एक वार्ड के अंदर की होती हैं, जैसे बिजली के तार लटक जाना, तो उस वार्ड के लोग अपने वार्ड पार्षद से संपर्क करते हैं और पार्षद उस स्थानीय समस्या को सुलझाने के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। इकाई 4। आजीविकाएं, लाइवलीहुड्स। अध्याय 8। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, रूरल लाइवलीहुड्स। कोर कॉन्सेप्ट। ग्रामीण समाज में आजीविका के विभिन्न साधन। कलपट्टू गांव, तमिलनाडु के उदाहरण से बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की समस्याओं और कर्ज के जाल को समझाया गया है। प्रश्न 1। खेतिहर मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कलपट्टू गांव की तुलसी के उदाहरण से खेतिहर मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या क्या सामने आती है? उत्तर व थ्योरी। तुलसी जैसी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पास अपनी जमीन नहीं होती। उन्हें साल के 12 महीने काम नहीं मिलता। वे केवल रोपाई, निराई और कटाई के समय ही कमाई कर पाते हैं। बाकी महीनों में उन्हें काम की तलाश में दूर जाना पड़ता है या कर्ज लेना पड़ता है। प्रश्न 2। कर्ज का जाल, डेट ट्रैप। छोटे किसान जैसे शेखर अक्सर कर्ज के जाल में क्यों फंस जाते हैं? उत्तर व थ्योरी। छोटे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए व्यापारियों या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। यदि मानसून खराब हो या फसल बर्बाद हो जाए तो वे कर्ज नहीं चुका पाते। पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है, जिससे वे कर्ज के जाल, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। हाल के वर्षों में किसानों की आत्महत्या का यह एक बड़ा कारण रहा है। प्रश्न 3। भारत में किसानों का अनुपात। भारत में बड़े और छोटे किसानों का अनुपात क्या है? सीटीईटी का पसंदीदा डेटा। उत्तर व थ्योरी। भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन, 2 हेक्टेयर से कम है। केवल 20% किसान बड़े किसान हैं जो अधिकांश जमीन पर खेती करते हैं और अपनी फसल बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। प्रश्न 4। गैर कृषि कार्य, नॉन फार्म एक्टिविटीज। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा लोग आजीविका के लिए कौन से अन्य काम करते हैं? उत्तर व थ्योरी। टोकरी बुनना, बर्तन बनाना, ईंटें बनाना, बैलगाड़ी चलाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, दूध बेचना, डेयरी, मछली पकड़ना और छोटी दुकानें जैसे चाय, कपड़े, खाद बीज की दुकान चलाना। प्रश्न 5। सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग। नागालैंड के चखेशोंग समुदाय द्वारा की जाने वाली सीढ़ीदार खेती की क्या विशेषता है? उत्तर व थ्योरी। पहाड़ी ढलानों पर जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बदला जाता है और सीढ़ियों के रूप में ढाल दिया जाता है। हर फ्लैट टुकड़े के किनारों को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी वहां रुक सके। ये धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। प्रश्न 6। तटीय आजीविका, कैटोमरैन। समुद्र तटीय गांवों जैसे पुदुपेट के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है और कैटोमरैन क्या है? उत्तर व थ्योरी।
यहाँ के लोगों का मुख्य काम मछली पकड़ना है। मछुआरे सुबह सुबह समुद्र में अपनी खास तरह की छोटी नावों से जाते हैं जिन्हें कैटमरान कहा जाता है। प्रश्न 7, मछुआरों की आपदा अवधि। मछुआरे साल के किन 4 महीनों में समुद्र में नहीं जा पाते और क्यों? उत्तर व थ्योरी। मानसून के दौरान लगभग 4 महीने मछुआरे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन ब्रीडिंग का समय होता है। इन महीनों में उन्हें व्यापारियों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ता है। प्रश्न 8, बड़े किसानों के अन्य व्यवसाय। रामलिंगम जैसे बड़े किसान सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहते, उनके पास आय के और कौन से स्रोत होते हैं? उत्तर व थ्योरी। बड़े किसान खेती के अलावा चावल की मिल, राइस मिल चलाते हैं, खाद कीटनाशक की दुकानें खोलते हैं, छोटी गाड़ियां भाड़े पर चलाते हैं और छोटे किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। प्रश्न 9, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास माइग्रेशन। ग्रामीण लोग साल के कुछ महीनों में शहरों की तरफ पलायन क्यों करते हैं? उत्तर व थ्योरी। जब गांवों में खेती का सीजन खत्म हो जाता है, जैसे कटाई के बाद, तो काम की भारी कमी हो जाती है। आजीविका चलाने के लिए ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी, निर्माण कार्य या रिक्शा चलाने के लिए प्रवास माइग्रेशन करते हैं। प्रश्न 10, जंगल की आजीविका। मध्य भारत के कई गांवों में लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों से किन चीजों को इकट्ठा करके बेचते हैं? उत्तर व थ्योरी। वे महुआ के फूल, तेंदू के पत्ते, शहद और जड़ी बूटियां इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं। यह उनकी आय का एक बहुत बड़ा और पूरक साधन होता है। अध्याय 9, शहरी क्षेत्र में आजीविका अर्बन लाइवलीहुड्स कोर कॉन्सेप्ट। शहरों में काम के विभिन्न प्रकार। सड़क पर काम करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड, बाजारों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों के कैजुअल मजदूर कैजुअल लेबर और दफ्तरों के स्थायी कर्मचारी परमानेंट एम्प्लॉयज। प्रश्न 1, सड़क पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स। शहरों में रेड़ी पटरी या ठेला लगाने वालों स्ट्रीट वेंडर्स की मुख्य समस्याएं क्या हैं? उत्तर व थ्योरी। ये लोग स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड में लगे हैं। इन्हें सरकार से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। पुलिस अक्सर इन्हें अपनी दुकानें हटाने को कहती है क्योंकि इनकी दुकानों को यातायात में बाधा माना जाता है। इनके पास काम की कोई निश्चितता नहीं होती। प्रश्न 2, संवैधानिक बदलाव वेंडिंग जोन। हाल के वर्षों में स्ट्रीट वेंडर्स के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया है? उत्तर व थ्योरी। पहले रेड़ी पटरी वालों को रुकावट माना जाता था, लेकिन अब इसे उनकी आजीविका के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार अब शहरों में वेंडिंग जोन कानूनी रूप से दुकान लगाने की जगह तय कर रही है ताकि वे बिना डर के काम कर सकें और यातायात भी प्रभावित न हो। प्रश्न 3, लेबर चौक लेबर चौक किसे कहते हैं और यहाँ कौन से लोग इकट्ठा होते हैं? उत्तर व थ्योरी। शहर का वह स्थान जहाँ दिहाड़ी मजदूर डेली वेज लेबरर्स जैसे राजमिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, पत्थर काटने वाले और बोझा ढोने वाले सुबह अपनी औजार पेटी लेकर इकट्ठा होते हैं ताकि कोई ठेकेदार उन्हें काम पर ले जा सके। यहाँ काम मिलना रोज की किस्मत पर निर्भर करता है। प्रश्न 4, अस्थाई कैजुअल मजदूर कैजुअल वर्कर्स। गारमेंट फैक्ट्री कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को कैजुअल मजदूर क्यों कहा जाता है? उत्तर व थ्योरी। क्योंकि नियोक्ता मालिक उन्हें केवल तभी काम पर रखता है जब उसे बड़े ऑर्डर मिलते हैं, जैसे त्योहारों या एक्सपोर्ट के सीजन में। साल के बाकी महीनों में जब काम कम होता है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता या छुट्टी नहीं मिलती। प्रश्न 5, स्थायी कर्मचारी परमानेंट एम्प्लॉयज। सुधा, जो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, जैसे स्थायी कर्मचारियों को अस्थायी मजदूरों की तुलना में क्या विशेष सुविधाएं मिलती हैं? उत्तर व थ्योरी। 1, नियमित वेतन और नौकरी की सुरक्षा। 2, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड पीएफ जो रिटायरमेंट के बाद काम आता है। 3, चिकित्सा सुविधाएं कर्मचारी और परिवार के इलाज का खर्च। 4, सवैतनिक छुट्टियां पेड लीव्स और रविवार की छुट्टी। प्रश्न 6, कॉल सेंटर आधुनिक शहरों में कॉल सेंटर क्या होते हैं और यहाँ किस प्रकार का काम होता है? उत्तर व थ्योरी। यह एक सेंट्रलाइज्ड दफ्तर होता है जहां कंप्यूटर और फोन के माध्यम से विदेशी या घरेलू ग्राहकों की समस्याओं और सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ये बैंकिंग, ई कॉमर्स और टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया और बड़ा रोजगार का साधन बनकर उभरा है। प्रश्न 7, स्वरोजगार और व्यापार। शहरों के बाजारों में बड़ी दुकानों या शोरूम के मालिकों को अपनी दुकान चलाने के लिए किससे लाइसेंस लेना पड़ता है? उत्तर व थ्योरी। उन्हें व्यापार करने के लिए नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस लेना पड़ता है। नगर निगम ये भी तय करता है कि हफ्ते के किस दिन बाजार बंद रहेगा। प्रश्न 8, घरेलू कामगार डोमेस्टिक वर्कर्स। शहरों में घरों में साफ सफाई और खाना बनाने वाली महिलाओं घरेलू कामगारों की स्थिति कैसी होती है? उत्तर व थ्योरी। वे असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, काम के घंटे बहुत लंबे होते हैं, सुबह 5 बजे से रात तक, और समाज या मालिकों द्वारा उन्हें अक्सर सम्मानजनक दर्जा नहीं दिया जाता। प्रश्न 9,
काम के घंटे, फैक्ट्री बनाम दफ्तर। एक कैजुअल फैक्ट्री मजदूर और एक स्थायी दफ्तर कर्मचारी के काम के घंटों में क्या मुख्य अंतर होता है? उत्तर व थ्योरी। कैजुअल मजदूरों को अक्सर दिन में 12-14 घंटे तक काम करना पड़ता है और ओवरटाइम का भी पूरा पैसा नहीं मिलता। इसके विपरीत दफ्तरों में काम के घंटे निश्चित, जैसे 8 घंटे, होते हैं। प्रश्न 10। असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, रेडी पटरी, दिहाड़ी मजदूरी और घरेलू काम को किस आर्थिक क्षेत्र में रखा जाता है और इसकी मुख्य कमजोरी क्या है? उत्तर व थ्योरी। इन्हें असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यहाँ नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, नहीं कोई पेंशन, बीमारी की छुट्टी या दुर्घटना होने पर चिकित्सा सहायता मिलती है। भारत की अधिकांश कार्यशील आबादी इसी क्षेत्र में आजीविका कमाती है। बधाई हो! इस प्रकार हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 राजनीति विज्ञान के सभी 9 अध्यायों को पूरी थ्योरी, बारीक कॉन्सेप्ट्स और सीटीईटी में पूछे जाने वाले 90 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरी तरह कवर कर लिया है।